मैनेजमेंट स्टडी करते हैं ना, तो उसमें उसमें क्या रहता है कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि साइंस क्या होता है। और साइंस जो है ना वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रहता है। कुछ प्रिंसिपल्स बेस्ड होते हैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर, जो साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस्ड होते हैं और ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। ये साइंस का जो रहता है ना ये नेचर रहता है। यदि आप मैनेजमेंट को साइंस से कंपेयर करेंगे ना तो आपको ये पता लगेगा कि मैनेजमेंट भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, उसमें भी कुछ थ्योरीज और प्रिंसिपल्स होते हैं जो उनको फॉलो करने होते हैं। मैनेजमेंट जो है वो भी एक ह्यूमन नेचर से डील करता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लेकिन काफी हद तक इसकी चीजें जो हैं वो यूनिवर्सली जाती हैं। इसके बाद मतलब जब भी हम कोई प्रिंसिपल्स बनाते हैं तो कोई ना कोई प्रिंसिपल्स जो है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है वो डिफर कर सकती है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अलग नेचर का है, लेकिन वो प्रिंसिपल्स जो है वो कॉमन रहते हैं टू द ऑर्गेनाइजेशंस। और तीसरा है कि मैनेजमेंट जो है ना वो एकदम एग्जैक्ट साइंस की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी ये भी जो है ना कहीं एक्सपेरिमेंट और रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड है। तो जो साइंस के तीन चीजें थी ना कि साइंस सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो मैनेजमेंट भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। साइंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट है, तो मैनेजमेंट में भी कुछ रिसर्च वर्क कंडक्ट किए जाते हैं। साइंस जो है वो यूनिवर्सल वैलिडिटी के साथ आता है, पर मैनेजमेंट जो है क्योंकि ह्यूमन नेचर इसमें इन्वॉल्व होता है, तो ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है, तो वहां पे जो जिस तरह से वो परफॉर्म करेंगे ना वो डिफर करता है। तो थोड़ा सा वो साइंस के फीचर से थोड़ा सा अलग जाता है, लेकिन काफी हद तक वो साइंस ही माना जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। और यही चीज जब हम कंपैरिजन करना शुरू करते हैं ना विद प्रोफेशन, तो उसमें पता है क्या होता है, मैनेजमेंट को यदि हम प्रोफेशन से कंपेयर करें, प्रोफेशन मतलब जैसे एडवोकेट्स, लॉयर्स और किसी तरह के डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब प्रोफेशंस हैं। तो प्रोफेशनल जो एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, रिस्ट्रिक्टिव एंट्रीज होती हैं। प्रोफेशन के अंदर क्या है ना, आप कोई भी ऐसे डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको एक एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ेगा, उसको डिग्री मिलेगा तब वो डॉक्टर बनेगा। तो प्रोफेशन में बहुत स्ट्रिक्ट एंट्रीज होती हैं। प्रोफेशनल की कुछ एसोसिएशंस होती हैं और इनका एक अपना बहुत यूनिक एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है। जो बिहेवियर उनको जिस तरह से पैटर्न फॉलो करना है, मतलब वो काफी एथिक्स को फॉलो करने वाले होते हैं, उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है, और सर्विस मोटिव के साथ में होते हैं प्रोफेशन जो होते हैं ना। लेकिन यदि यही चीज हम मैनेजमेंट के बेसिस पे कंपेयर करें ना, तो मैनेजमेंट क्या है कि वो भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी पर्सन जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। मैनेजमेंट में भी एसोसिएशंस होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट जो है ना उसका प्राइम मोटिव जो है ना वो प्रॉफिट अर्न करना है। अभी ऑब्जेक्टिव्स में अपन समझते हैं तो उसका पर्पस प्रॉफिट और ग्रोथ है, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट मोटिव के साथ में होता है, लेकिन प्रोफेशन जो है वो सर्विस मोटिव के साथ होता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट जितना प्रोफेशन में फॉलो होता है ना, उतना मैनेजमेंट में फॉलो नहीं होता है। तो हम ये कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो पूरी तरह से प्रोफेशन नहीं है। तो मैनेजमेंट आर्ट है, मैनेजमेंट साइंस है, बट मैनेजमेंट इज नॉट कंप्लीटली प्रोफेशन। इसके बाद ना इसमें कुछ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, ऐसे 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें आते हैं। सबसे पहले आता है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो सीनियर मोस्ट चेयरपर्सन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, ये सब जो टॉप ऑफिशियल्स होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। उनका जॉब क्या है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे बेसिकली वो लोग एनालाइज करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को और कैसे अपने फर्म को सर्वाइव करा सके आने वाले फ्यूचर टाइम के पीरियड में, उसके लिए वो पॉलिसीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। तो पूरी बिजनेस एक्टिविटी के लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। इनके जो जॉब्स और वर्किंग आवर्स रहते हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल रहते हैं, लॉन्ग डिमांड रहता है उनका वर्किंग आवर्स ना, और काफी कमिटमेंट रहता है टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सीनियर मोस्ट रहते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट, जिनका बेसिक काम क्या हो गया, सर्वाइवल ऑफ द फर्म के लिए स्ट्रैटेजीज और पॉलिसीज बनाना, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिजनेस की सारी एक्टिविटीज के लिए। इसके बाद आता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो आता है ना वो बेसिकली जो डिपार्टमेंटल और डिवीजन हेड्स होते हैं ना, जैसे हमने डिपार्टमेंट्स बनाए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, तो इनके जो हेड्स होते हैं वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। इनका काम है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उनको इंटरप्रेट करना, उनको आगे फ्रेम लेके जाना, उनको एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में लेके आना। और इनकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ना ये लोग असाइन करते हैं ड्यूटीज टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो इनको पॉलिसीज और स्ट्रैटेजीज मिलती हैं ऊपर से, उसको ये कम्युनिकेट करते हैं टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। प्लस मोटिवेशन भी करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और एक प्रॉपर फंक्शनिंग चलती रहे हर डिपार्टमेंट के अंदर, इसके लिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। देन कम्स द सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स। सुपरवाइजर और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं ये लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं, जो सुपरवाइजर्स होते हैं, जो फोरमेन्स होते हैं, ये बेसिकली जो वर्कफोर्स है, जो वर्कर्स हैं, उनको टेक केयर करते हैं। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन पार्ट जो है ना वो यहाँ पे ही होता है, और इन लोगों के पास कोई मेजर अथॉरिटीज नहीं होती हैं,
क्योंकि सारी अथॉरिटीज तो ऊपर होती हैं, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के पास होती हैं, पर ये एक्चुअल वर्क फोर्स होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो उनको वर्क बताता है, ये लोग एक्चुअली में वो वर्क परफॉर्म करते हैं जिससे कि मिनिमम वेस्टेज के साथ वो परफॉर्म कर रहे हैं और प्रॉपर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ये लोग काम करते हैं। तो ओवरऑल हमारे यहाँ 3 लेवल्स हो गए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। टॉप लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं। मिडिल लेवल मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, जिनका मेन काम जो है कि जो पॉलिसीज बनाई है टॉप लेवल मैनेजमेंट में उसको इंप्लीमेंट कराना, और डिपार्टमेंटल हेड्स की तरह काम करते हैं, मोटिवेट करते हैं अपनी टीम को और प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और सुपरवाइजर्स जो हैं और फोरमैन जो है वो थर्ड लेवल ऑफ ऑपरेशंस, जिसमें हम ऑपरेशन मैनेजर लेवल कहते हैं, उसमें आते हैं और वहां पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वर्क। इसके बाद कुछ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। फंक्शंस के अंदर जैसे प्लानिंग है, फंक्शंस में सबसे पहला प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू इन फ्यूचर। तो आप एडवांस में डिसाइड करते हो कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, तो उसके लिए आप गोल्स बनाते हो और प्लान्स बनाते हो। और बेसिकली प्लानिंग जो होता है वो प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं वो प्रिडिक्ट कर लेता है कि फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ स्टेप्स अभी से ही लेना स्टार्ट कर देता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग होती है। ऑर्गेनाइजिंग जो होती है उसका जो वर्क है वो बेसिकली असाइनिंग ड्यूटीज और ग्रुपिंग टास्क और एस्टेब्लिशिंग अथॉरिटीज एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज जो चाहिए हमें टू रिक्वायर्ड टू फॉर ए स्पेसिफिक प्लान। तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजिंग में आती है। सबसे पहले ड्यूटीज असाइन करना, टास्क को ग्रुप करना, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करना, और फिर एलोकेट करना टू द वेरियस रिसोर्सेज टू द वेरियस पीपल जो भी डिपार्टमेंटल है वहां पे हैं। तो जितने भी एक्टिविटीज और रिसोर्सेज हैं वो कितने लगेंगे, क्या लगेंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन की स्टेज पे हम लोग डिसाइड करते हैं। इट डिसाइड्स कि कौन पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करेगा, उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा, तो कितने लोग रिक्वायर्ड होंगे, तो क्या रिलेशनशिप होगा, मतलब अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या रिलेशनशिप होगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ये पूरा हायरार्की जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया जाता है कि एक के बॉस में कितने एम्प्लॉइज होंगे, कितने सुपरवाइजर्स होंगे, कितने मैनेजर्स होंगे, कितने सीनियर हेड्स होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। देन कम्स द स्टाफिंग पार्ट। स्टाफिंग होता है कि राइट पीपल को फाइंड करना फॉर द राइट जॉब। अब इसके अंदर क्या है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और प्रॉपर प्लेसमेंट एंड देन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल आता है। आप सबसे पहले रिक्रूटमेंट करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फिर उसके बाद उनका प्रॉपर प्लेसमेंट होता है कि कहाँ वो वर्क करेंगे, और फिर उन वर्कर्स को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है जिससे वो अपना वर्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। देन फोर्थ फंक्शन आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग द एम्प्लॉइज टू परफॉर्म द असाइन ड्यूटीज। हमने एक तो इसमें लोगों को लीड करा, एज ए लीडर पार्ट जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है, इन्फ्लुएंस करा और मोटिवेट करा कि वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन के जॉब है उसको बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो एनकरेज करना होता है एम्प्लॉइज को यहाँ पे। इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक मोटिवेशन और एक लीडरशिप। मोटिवेशन मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना जिससे कि वो लोग वर्क कर सकें प्रॉपर तरीके से, और लीडरशिप मतलब इन्फ्लुएंस करना एज अ लीडर। कई बार क्या होता है कि जब कोई एज अ कोई टॉप ऑफिशियल पर्सन है उसकी बात को लोग फॉलो करते हैं, जब कोई बात बोली जाती है तो उसको बात वो फॉलो करते हैं। तो ये बेसिकली एक लीडर की क्वालिटी होती है कि उस जो चीज़ नहीं हो पा रही है वो लीडर जो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू या अपने स्किल्स के थ्रू बहुत आसानी से करवा सकता है। और जो गुड एक मैनेजर होता है उसका काम है कि जो अच्छा काम हो उसको प्रेज करे, जो बुराई है उसको करेक्ट करके एम्प्लॉइज को बताए। तो ये पूरा जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है। देन कम्स द कंट्रोलिंग पार्ट। कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। हम लोग मॉनिटर करते हैं। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। दूसरा, हम जो करंट परफॉर्मेंस है उसको मेजर करना शुरू करते हैं, फिर उसको कंपेयर करते हैं विद आवर स्टैंडर्ड्स, और उसके बाद फिर हम करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड सेट करे, फिर आपने अपनी करंट परफॉर्मेंस को मेजर करा, फिर उसको कंपेयर करा विद द स्टैंडर्ड्स, और यदि आपको कोई डेविएशंस मिल रहे हैं तो फिर आप उसको करेक्ट करते हो। ये काम होता है कंट्रोलिंग के अंदर। तो ये 5 हमारे फंक्शंस जो हैं वो इसमें आते हैं। इसके बाद इस चैप्टर में एक आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन बेसिकली क्या है ना, हम इसको बोलते हैं एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाई वी से एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज ये जो एक्टिविटी है ना ये सिंक्रोनाइज करती है सारी अदर एक्टिविटीज को, सारे डिपार्टमेंट्स को। सारी चीजें प्रॉपरली हो सकें, सारे फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें, सारे डिपार्टमेंट्स प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें। तो ये कोऑर्डिनेशन, जैसे हम एक माला होती है ना उसमें कई सारे मोती हैं या फूल हैं, तो उसको एक साथ बांधने के लिए हम उसको धागे से कनेक्ट कर दें, तो वो जो धागा है ना दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेशन, जो डिफरेंट फंक्शंस को एक साथ या डिफरेंट डिपार्टमेंट के फंक्शंस को एक साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स यदि हम समझें कोऑर्डिनेशंस की क्या होती हैं, तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। जो भी ग्रुप एफर्ट्स हैं जो प्लान करके किए जा रहे हैं उनको एक साथ लेके आने का काम जो है वो कोऑर्डिनेशन करता है। ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब कि सब लोग एक ही गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए वर्क करें,
उसके लिए ये वर्क करता है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है जो प्लानिंग से स्टार्ट होती है, कंट्रोलिंग तक जाती है और फिर अगेन सेकंड प्लान पे चली जाती है। कोऑर्डिनेशन एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है, हर डिपार्टमेंट में वो चीज प्रेजेंट होती है। और कोऑर्डिनेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक मैनेजर की, चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर हो, चाहे मिडिल लेवल मैनेजर हो, चाहे लोअर लेवल मैनेजमेंट हो, हर लेवल ऑफ मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कोऑर्डिनेशन में आती है। और ये एक डेलिब्रेट फंक्शन है। देखिए ये ना आपको कॉन्शियसली करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाता है, आपको एफर्ट देना पड़ता है कि चीजें सही तरीके से हो रही हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्यों आती है, कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन की जब ग्रोथ होती है, साइज में वो बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू होता है, तो इतने सारे लोग जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां पे ये जरूरी हो जाता है कि हम उसको एक साथ सारे एम्प्लॉइज को एक कॉमन गोल की तरफ रख सकें और सारी इंडिविजुअल एक्टिविटीज को हम एक डायरेक्शन में लेके जा सकें। इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन के रोल की जरूरत पड़ती है। फिर हमारे यहाँ पे ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, उन सारे फंक्शंस को एक साथ लिंक करना, एक कॉमन गोल के लिए लिंक करना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे भी कोऑर्डिनेशन का जो रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट आता है। और थर्ड पार्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन कहाँ से आता है? क्योंकि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना उनको ये लगता है कि दे आर वेल क्वालिफाइड एंड उनको कोई इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, वो किसी का सजेशन नहीं लेते हैं। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, एक तरह से जो इंडिपेंडेंट पर्सन्स हैं उन लोगों के जो भी एफर्ट्स हैं उनको ग्रुप एफर्ट्स के साथ कनेक्ट करने का काम जो है ना वो करता है। तो कोऑर्डिनेशन का रोल तब पड़ता है जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, तो इतने सारे लोगों को एक साथ लेके आना, फंक्शनल जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनकी एक्टिविटीज को एक साथ लेके आना, और प्लस जो स्पेशलाइज्ड करना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हेल्प करती हैं हमें